अभी तक जो हमने बात की है वो लीनियर अरेंजमेंट की बात की है कि ऑब्जेक्ट को हमने लीनियरली अरेंज किया, स्ट्रेट लाइन में अरेंज किया या एक रो में अरेंज किया है। अब हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर परम्यूटेशन की कि ऑब्जेक्ट्स को हम किस में अरेंज करेंगे, सर्कल में। ओके, अब लीनियर में और सर्कुलर में क्या डिफरेंस आता है, पहले आप उस डिफरेंस को समझिए। अरेंजमेंट आप खुद ब खुद कर लेंगे। मैं जैसे ही डिफरेंस समझाऊंगा आपको यह पता चल जाएगा कि अरेंजमेंट कैसे होगा। देखिए, लीनियर अरेंजमेंट में मैं मान लीजिए यह है चंपा, यह है बबीता और यह है डॉली। चंपा, बबीता और डॉली को अगर आप लीनियरली अरेंज करते हैं तो आप सोचो कि 3 पर्सन, लीनियरली मतलब एक रो में 3 चेयर लगी है, 3 चेयर तीनों अलग अलग है, और चंपा, बबीता, डॉली आपको पता ही है ये तो अलग अलग है ही। अगर इनको मैं अरेंज करता हूं तो फैक्टोरियल 3 तरीके, 3 चेयर 3 पर्सन, 3 ऑब्जेक्ट 3 पर्सन, एक एक सबको देना है। ओके, इस तरह से आप कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाला लॉजिक लगा सकते हो। तो फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वेज हो गए। ओके, अब आप देखिए कि इन 6 वेज में क्या होगा, चंपा, बबीता, डॉली के अलग अलग अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, यहां चंपा, यहां बबीता, यहां डॉली। यहां क्या होगा आप सोचो, ये चंपा, ये डॉली, ये बबीता, और क्या हो सकता है, बबीता, चंपा, डॉली, और क्या हो सकता है, बबीता, डॉली, चंपा। ठीक है, और क्या हो सकता है, डॉली, बबीता, चंपा, और क्या हो सकता है, डॉली, चंपा, बबीता। ये 6 अरेंजमेंट बनेंगे, वो मैंने यहां बना भी दिए। अब आप सोचिए कि लीनियर अरेंजमेंट में फर्स्ट और लास्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं इसका सर्कुलर अरेंजमेंट बनाता हूं, देखिए कैसे, ये सारे के सारे लीनियर है, इसको जब आप सर्कल पे ले जाओगे तो देखो क्या होगा, है ना। अब आप समझना सर्कल पे क्या कहानी बनेगी। मान लीजिए एक अरेंजमेंट है चंपा, बबीता और डॉली। इस लीनियर को जब मैं सर्कुलर बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट वाले को किससे कनेक्ट कर दूंगा, लास्ट वाले से। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये सर्कल बन गया। ये चंपा, ये बबीता और ये डॉली। आप देख लो, इस एंटी क्लॉकवाइज को देखोगे तो चंपा, बबीता, डॉली। अब आप समझना कि अब मैं लीनियर की बात कर रहा हूं, तो लीनियर में मान लो कि डॉली इधर आ गई, ये चंपा और ये बबीता। लीनियरली अगर देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। अगर मैं सर्कुलर में कन्वर्ट करता हूं, सर्कल बनाता हूं, आप देखिए वापस से क्या है, क्या है आप समझना, बबीता, डॉली, चंपा, बबीता। आप इस तरह से देखो, डॉली, चंपा, बबीता, कहीं भी कोई भी बैठा हो, किस तरह से, डॉली, चंपा, बबीता। देखो ये चंपा, यहां से चलो, चंपा, ये बबीता और ये डॉली। अब देखो इसमें भी कैसे, देखो डॉली, डॉली, डॉली के बाद कौन, चंपा, चंपा के बाद कौन, बबीता। आप यहां समझना कि लीनियर में दोनों अलग अलग है, सर्कुलर में आप देखो चंपा, बबीता, डॉली, चंपा, बबीता, डॉली। ठीक है, सर्कुलर में ये दोनों अरेंजमेंट एक तरह से क्या हो गए, सेम हो गए। आप और देखना, अगर ये ऐसा हो जाए, चंपा, डॉली, बबीता, अल्टीमेटली देखो मैं कर क्या रहा हूं, इसको आगे बढ़ा रहा हूं, इसको पीछे ले जा रहा हूं। तीनों के तीनों अरेंजमेंट लीनियर के हिसाब से अलग अलग है। अब मैं जब इसको सर्कल पे ले जाऊंगा, आप देखो जब ये अरेंजमेंट सर्कल पे गया, वापस से क्या हुआ, देखो यहां क्या आ गया, बबीता, फिर डॉली, फिर कौन, चंपा। तो अल्टीमेटली देखो चंपा, बबीता, डॉली। आप ऐसे देखो, चंपा, बबीता, डॉली, चंपा, बबीता, डॉली, चंपा, बबीता, डॉली।
आप तीनों अरेंजमेंट देखो, लीनियर के हिसाब से तीनों अलग अलग है, लेकिन सर्कुलर के हिसाब से चंपा बबीता डॉली देखो, चंपा बबीता डॉली और चंपा बबीता डॉली। सर्कल पे आप देखो कि ये तीनों अरेंजमेंट एक है। सर्कल के हिसाब से आप वापस से देखो, चंपा बबीता, चंपा के बाद बबीता, बबीता के बाद डॉली एंटी क्लॉकवाइज, चंपा के बाद बबीता के बाद डॉली एंटी क्लॉकवाइज, चंपा के बाद अभी देखो चंपा बबीता डॉली वही एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों अरेंजमेंट सेम है और लीनियर में तीनों क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट के लीनियर अरेंजमेंट देखूंगा तो कितने आएंगे, फैक्टोरियल 6। अब अगर मैं सर्कुलर अरेंजमेंट देखूंगा तो हर तीन का एक ही सर्कुलर बनेगा। ये तीनों मेरे लिए सर्कल पे क्या हो गए, सेम। आप देखो ये तीनों अरेंजमेंट सर्कुलर के हिसाब से तो क्या हो गए, एक ही हो गए, एक ही माया हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर मैं लीनियर देखूं तो फैक्टोरियल 3, अगर मेरे को लीनियर से सर्कुलर पे जाना पड़े तो मैं सर्कल बनाता जाऊंगा हर अरेंजमेंट में, और सर्कल बनाने के बाद जब मैं देखूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा कि यार हर अरेंजमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। ओके, तो अल्टीमेटली मैं क्या कर दूंगा, फैक्टोरियल 3 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 3 से, क्योंकि कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। तो अल्टीमेटली अरेंजमेंट कितने बने, आप 3 को बाहर ले लोगे, फैक्टोरियल 2/3, 3 से 3 कैंसिल। तो अल्टीमेटली 2 को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3 - 1 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली तीन ऑब्जेक्ट का सर्कुलर अरेंजमेंट अगर आप निकालोगे तो कितने आएंगे, फैक्टोरियल 3 - 1। अल्टीमेटली मैं ये लॉजिक बना सकता हूं, या फिर सिंपल सी बात है, तीन ऑब्जेक्ट का लीनियर अरेंजमेंट निकाल लो और उसको किससे डिवाइड कर दो, 3 से, क्योंकि हर केस कितनी बार रिपीट होगा, 3 बार। तो या तो ये याद रखो, या सीधे तीन ऑब्जेक्ट के सर्कुलर अरेंजमेंट 3 - 1 फैक्टोरियल, ऐसे याद रख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। 3 की जगह 4 ऑब्जेक्ट होंगे तो आप देखिए क्या आएगा, फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे। या तो आप क्या बोलोगे, अब यहां पे लीनियर के हिसाब से 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे और हर अरेंजमेंट अब कितनी बार रिपीट होगा, 4 टाइम्स, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। या फिर हम क्या बोलेंगे, 4 - 1 फैक्टोरियल। ओके, और इसमें सर्कुलर की जब हम बात करते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा कि यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस होता है। अब वो कहां होगा कहां नहीं होगा, इस बात पे भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। अभी जो हम ये तरीके देख रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है। यहां हम जो देख रहे हैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहां पे अभी तक जो मैं आपको ये एग्जांपल समझा रहा हूं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर नहीं हुआ तो एक ही अरेंजमेंट बनेगा चंपा बबीता डॉली का, ठीक है, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट बनेंगे टोटल, इसमें आधे जो होंगे वो क्लॉकवाइज के होंगे और आधे क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज के, ठीक है। अगर यहां पे आपकी इच्छा है कि यार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम सेम ही मानते हैं, तो फिर क्या करोगे, आधे क्लॉकवाइज आधे एंटी क्लॉकवाइज, तो समझ लो कि टोटल अरेंजमेंट आपके अल्टीमेटली क्या हो गए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, तो आधे ही रह गए। यहां पे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग अलग है, अगर आप उसको सेम कर दोगे तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा, क्योंकि यहां पे मान लो 4 ऑब्जेक्ट के सर्कुलर परम्यूटेशन बने, फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3, कैसे बने उसका लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया। अब इस फैक्टोरियल 3 में आधे क्लॉकवाइज और आधे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्योंकि मैं इसमें क्या मान रहा हूं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है, आप बोलते हो कि नहीं सेम है, तो क्या करोगे, 2 से डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सेम है तो फिर हम जबरदस्ती डबल क्यों काउंट करें, क्लॉकवाइज काउंट कर लो, हो गया काम। तो सीधे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर सेम है तो सीधे क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 2।
और नहीं है तो यही आंसर है। और कैसे आया, मैं किस तरह से लीनियर से सर्कुलर पे गया, उसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, आप ध्यान रखिएगा। तो अब अल्टीमेटली इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि अगर n ऑब्जेक्ट हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n, तो यहां पे ही लिख देता हूं मैं, फॉर n ऑब्जेक्ट टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन। अब n ऑब्जेक्ट के लिए हर केस कितनी बार रिपीट होगा, n टाइम्स। तो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने हो गए, n-1 फैक्टोरियल बाय कुछ नहीं, ठीक है, मतलब n-1 फैक्टोरियल। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है। अगर सेम हुए, ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अगर क्या हुए, सेम, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे n-1 फैक्टोरियल बाय 2, सीधे आधे कर दो। और अलग अलग है तो फिर ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्कुलर परम्यूटेशन के लिए याद रखिएगा। अभी और हम इसको एलैबोरेट करके लिख लेते हैं, फिर आगे के प्रॉब्लम्स करते हैं। ओके, चलिए टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन और सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n objects will be n-1 factorial if clockwise and anti-clockwise arrangements are different। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट है तो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशंस होंगे n-1 फैक्टोरियल, और n-1 फैक्टोरियल बाय 2 होंगे इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आर सेम। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो टोटल सर्कुलर परम्यूटेशन कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल बाय 2, क्योंकि जो भी अरेंजमेंट्स होंगे सर्कुलर में आधे क्लॉकवाइज होंगे और आधे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। तो जब सेम है तो क्या हो जाएंगे, टोटल अरेंजमेंट आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, प्रॉब्लम्स में आपको यही अप्लाई करना है। और क्यों होता है, कैसे होता है, आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला A है और B है और ये C है, ये ABC के दो सर्कुलर परम्यूटेशन बनेंगे, एक ये और एक ये, आ गया। अब यहां पे B और C कैसे है, क्लॉकवाइज, मतलब B से आप क्लॉकवाइज जाओगे तो C मिलेगा, और इधर B से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो C मिलेगा। तो अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे एबीसी के सर्कल पे, 3 बनेंगे। मतलब मैंने आपको बताया भी था अभी 3-1 फैक्टोरियल, तो ये 2 आएंगे, 2 अरेंजमेंट बनेंगे। अब इसमें भी आप बोल दो कि यार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो फिर तो एक ही रह गया, क्योंकि ये और ये एक ही माया हो गई ना। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल बाई 2, मतलब 3-1 फैक्टोरियल बाई 2, मतलब एक ही हो गया। ये और ये एक ही माया हो गई, बी और सी क्या हो गए, क्लॉकवाइज हो एक या एंटी क्लॉकवाइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो दोनों एक ही हो गए हमारे लिए। अब फिर बात ये आती है कि ऐसा कब होता है कि हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इंपॉर्टेंस देते हैं, और ऐसा कब होता है कि हम नहीं देते इंपॉर्टेंस। तो देखिए कि जब आप लोगों को अरेंज करते हो, जैसे मान लीजिए अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कोई भी कॉन्फ्रेंस रखी, तो उस कॉन्फ्रेंस में जब लोग बैठेंगे और राउंड टेबल के अराउंड बैठ रहे हैं मान लीजिए, तो वहां पे कौन कहां बैठेगा वो फिक्स होता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट वहां पे इंपॉर्टेंस, मतलब उसका इंपॉर्टेंस होगा या मैटर करेगा। बट है ना, जब हम लोगों को किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठाते हैं, वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का अरेंजमेंट जो है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस
होगा अगर आप लोगों को किसी सर्कुलर टेबल के चारों ओर बिठा रहे हो। अब बात यदि कहां नहीं होगा तो उसके लिए जो सूरज है, सूरज ने मान लो कि एक हीरो का हार जो है बहुत मेहनत करके और एक हीरो का हार बनवाया, ठीक है, क्योंकि सूरज की इच्छा थी कि वो किसी भी तरह से एक हीरो का हार बनवाए और मतलब उस भावनाएं समझो सूरज की कि वो क्या चाहता है। मतलब वो जो सूरज हीरो का हार बनवा रहा है वो एक कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए बना रहा है। बचपन से उसकी इच्छा है कि उस मूर्ति को वो हीरो का हार पहनाए। तो अब जब हीरो का हार वो पहनाएगा तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहां पे इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं उसका, क्योंकि आप सोचो कि वो सामने अगर वो मूर्ति है, वो स्टैच्यू है, तो आप ऐसे पहना रहे हो या आप ऐसे पहना रहे हो, मतलब वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस खत्म ही हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ऐसे केसेस में जब हम नेकलेस, गार्लैंड मतलब हार की बात करते हैं, नेकलेस की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस नहीं रखते, सेम मानते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, किसी की शादी हो रही है, वरमाला चल रही है, तो वहां कहां वर और जो है वर और वधू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखेंगे, कौन कहां खड़ा है ये तो उस चीज से वेरी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस नहीं होता। आप चाहो तो दुल्हा दुल्हन से बात करके देख लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि गार्लैंड में, नेकलेस में, जब हम नेकलेस बनाते हैं डायमंड से या गार्लैंड बनाते हैं फ्लावर से, तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस नहीं रखते, हम अपनी तरफ से नहीं रखते। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम भी नहीं रखेंगे और हम वैसे भी नहीं रखेंगे। बट अगर सामने वाले ने बोल दिया, भले ही नेकलेस का क्वेश्चन है, और उसने बोल दिया कि नहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको अलग रखना है, तो हम अलग मानेंगे। अदरवाइज नहीं दिया है तो हम भी यही मानेंगे कि गार्लैंड के और नेकलेस के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। और कॉन्फ्रेंस जो होती है, सर्कुलर टेबल के अराउंड हम लोगों को बिठाते हैं, वहां पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को अलग मानते हैं, क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो। हां, अगर उसने कुछ स्पेशल कंडीशन दी है तो हम उसको लेके चलेंगे, बट कुछ नहीं दिया है तो लोगों को बैठाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस रखेंगे। फ्लावर बनाना है, गार्लैंड मतलब नेकलेस बनाना है फ्लावर से और बीड से, मतलब मोतियों से माला बनानी है, तो वहां हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम नहीं रखेंगे। अगर उसने कोई स्पेशल कंडीशन दी है तो फिर उसकी बात मानेंगे। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। बाकी जो समझाने वाली चीजें थी वो मैंने सारी आपको क्लियर कर दी। ओके, चलिए अब देखिए कितने हो गए। कंसिडर अ होस्ट एंड 20 गेस्ट, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं है तो हमारे पास 21 पीपल है। 21 पीपल को एक राउंड टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो गए? 21 - 1 फैक्टोरियल, कितना? 20 फैक्टोरियल। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। चलो सेकंड, टू पर्टिकुलर गेस्ट always sits with host। अब दो पर्टिकुलर गेस्ट बोलते हैं कि हम होस्ट के साथ बैठेंगे। ठीक है, दो पर्टिकुलर गेस्ट क्या कहते हैं कि हम होस्ट के साथ बैठेंगे, कैसे भी बैठेंगे लेकिन होस्ट के साथ बैठेंगे। ठीक है, आओ फिर मैंने बोला कंडीशन दी हो तो उसके अकॉर्डिंग चल लेते हैं। तो टोटल कितने लोग? 20 + 1 कितने? 21। 21 में से एक गेस्ट G1 और एक और गेस्ट कौन सा? G2 और होस्ट, इन तीनों को साथ में बैठना है। दो पर्टिकुलर गेस्ट बोल रहे हैं हम तो होस्ट के साथ ही बैठेंगे, कैसे भी बैठा दो, ये तीनों साथ में आएंगे। अब 21 में से तीनों को हम क्या मानेंगे? एक यूनिट। कौन सी मेथड लगाएंगे? टाइम मेथड। साथ में आना हो तो टाइम मेथड लगाते हैं। ठीक है, बांध दो इनको। तो ये एक यूनिट, कितनी यूनिट? एक यूनिट। अब 21 में से 3 गए, बचे कितने? 18 यूनिट। कितने बचे? 18 यूनिट। अब 3
को एक यूनिट मान लिया क्योंकि इनको साथ में आना है। टाइम मेथड बचपन में भी हमने लगाई है, लीनियर अरेंजमेंट में भी हमने टाइम मेथड लगाई है। याद कीजिए कुछ पर्टिकुलर गर्ल्स को साथ में बैठना होता था, तो हम जिसको नखरे गर्ल्स के ही होते थे उस टाइम पे भी, और आज भी वही बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे गर्ल्स की बात नहीं हो रही है, कोई भी दो गेस्ट हो सकते हैं पर्टिकुलर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप दिल पे मत लेना, ठीक है, बेबी लोगों तो होगा कुछ भी नहीं। चलो, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई? जब तीनों को साथ में बैठना है तो तीनों को हम टाई कर देते हैं, 1 यूनिट और 18 यूनिट। टोटल हमारे पास हो गई 19 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो गई? 19 यूनिट। अब ये 19 यूनिट कहां बिठाना है? सर्कल पे, ठीक है। तो कितने तरीके? 19 - 1 फैक्टोरियल। फिर ये जो तीनों का बंच है, इस मतलब ये यूनिट जहां भी जाएगी तीनों साथ में जाएगी, और तीनों साथ में जाएगी तो तीनों को आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपस में अरेंज करने कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। ओके, आपस में अरेंज करने कितने तरीके? फैक्टोरियल 3। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें मान लीजिए एक कंडीशन और आ गई, 2 पर्टिकुलर गेस्ट, 2 पर्टिकुलर guest always sits on either side of host। दो पर्टिकुलर गेस्ट बोलते हैं यार हमको तो मतलब जो है होस्ट के आसपास ही बैठना है, आसपास बैठना है। अब तीनों साथ में आएंगे, लेकिन साथ में आने के तरीके कैसे हैं कि वो दोनों होस्ट के साथ बैठेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंस ने पार्टी रखी तो ध्रुवी और अरुणिमा को ने कहा है कि भाई हमको साथ में बैठना है, लेकिन कैसे? बीच में किसको बैठाना पड़ेगा? प्रिंसी को। तो इधर प्रिंसी, इधर ध्रुवी और इधर अरुणिमा, दोनों को चेंज कर दो, इधर अरुणिमा को बिठा दो, इधर ध्रुवी को बिठा दो, ऐसा। बीच में प्रिंसी को ही रहना है, तो ऐसी कंडीशन है। और वो आप जनरल एग्जाम्पल जो है मेरा चंपा, बबीता, डॉली, वो भी ले सकते हो। चंपा बोलती है कि बबीता और डॉली मेरे एक साइड इधर बैठे और एक इधर बैठे, तो चंपा बीच में, बबीता डॉली इधर, इधर बबीता, इधर डॉली, चेंज कर दो, आ गया। तो कितने तरीके हो गए? 2। इन तीनों को बिठाने के कितने तरीके हो गए? 2। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? देखो अगेन कहानी यही रहेगी, 21 पीपल, ये G1, G2 और H को हमने अलग कर दिया, G1, H, G2 इनको अलग कर दिया। अभी भी हम इनको एक ही यूनिट मान लेते हैं, टाइम मेथड अभी भी लगाएंगे। बाकी यूनिट 18 यूनिट। टोटल कितनी यूनिट हो गई? 19। जिसके नखरे हैं उसको टाई कर दो। 19 यूनिट सर्कल पे बिठाने के कितने तरीके? 19 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें इन तीनों के कितने अरेंजमेंट बनेंगे? होस्ट के आसपास 2 पर्टिकुलर गेस्ट आए तो या तो ऐसे आ सकते हैं या फिर कैसे आ सकते हैं? H, G2 और G1, ये दोनों आएंगे। तो इसलिए इन तीनों को बिठाने के कितने तरीके हो गए? 2। होस्ट G1 इधर, G2 इधर, या होस्ट G1 इधर, G2 इधर, तो इनटू क्या कर देंगे? 2। ये हो गया। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में छोटी मोटी जो कंडीशंस होती है इसको हम इस तरह से फुलफिल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। आइए, कितने फ्लावर है? 10 फ्लावर्स है, और हम कितने फ्लावर ले रहे हैं? सारे के सारे उठा लेते हैं। अब सारे के सारे 10 फ्लावर लेते हैं तो कितने गार्लैंड बनेंगे? तो सीधी सी बात है कि गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर नहीं करता है, एक ही माया है। ओके, तो चलिए, जैसे कि मैंने सूरज वाला एग्जांपल दिया था, आप याद रखना कि वो सूरज नेकलेस बड़े मेहनत से नेकलेस बनाया था, वो कृष्ण भगवान की मूर्ति के लिए, है ना। वो एग्जांपल आप याद रखिएगा। तो चलिए, 10 फ्लावर, 10 - 1 फैक्टोरियल, और गार्लैंड के केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही माया है, तो अपॉन 2। इस तरह से आप 10 - 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 गार्लैंड बना सकते हो। अब इसी का सेकेंड पार्ट, यूजिंग 6 फ्लावर्स। 10 में से कितने फ्लावर यूज करना है? 6।
अब आपको बताना है कि अगर 10 में से 6 फ्लावर्स यूज किए जाएं तो कितने गार्लैंड बन सकते हैं, बताइए। यहां पे सबसे पहले 10 में से आप 6 फ्लावर सेलेक्ट करोगे, सारे के सारे फ्लावर डिफरेंट है। 10 में से 6 फ्लावर सेलेक्ट करोगे और 6 फ्लावर को सर्कल पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके हैं? 6 - 1 फैक्टोरियल। और गार्लैंड बना रहे हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो n - 1 फैक्टोरियल बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो 10c6 × 6 - 1 फैक्टोरियल बाय 2, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। जो बॉयज और गर्ल्स वाले एग्जांपल हमने लीनियर अरेंजमेंट में देखे थे, वही अब हम सर्कुलर में देखते हैं। चलिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल कितने? 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है। आपको एक राउंड टेबल में बिठाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सिंपल 10 टोटल कितने पे पर्सन हो गए? 10। राउंड टेबल के अराउंड बिठाना है, 10 - 1 फैक्टोरियल, हो गया, सिंपल। अब अगर नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, अगर बात यह आती है कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे, अब इस केस में क्या करेंगे? तो देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे, तो इस केस में क्या करेंगे? आप देखिए, पहले यहां पे जब भी कुछ ऑब्जेक्ट साथ में ना आना चाहे तो हम गैप मेथड लगाते हैं। गैप मेथड में क्या होता है? जिसको कोई तकलीफ नहीं है बेचारों को अरेंज कर दो, बॉयज को कोई तकलीफ नहीं है उनको आप अरेंज कर दो। तो 5 बॉयज और सर्कुलर परम्यूटेशन कितने बनेंगे? 5 - 1 फैक्टोरियल। 5 बॉयज के आप सर्कुलर परम्यूटेशन बनाओगे तो 5 - 1 फैक्टोरियल आएंगे। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां पे 2 गर्ल्स को साथ में नहीं आना है, तो अब क्वेश्चन कहां जा रहा है? गैप मेथड में। गैप मेथड ने मतलब जब 5 बॉयज को मैं अरेंज कर दूंगा, अब मैं जब गर्ल्स को अरेंज करने जाऊंगा तो सिंपली मेरे पास कंडीशन क्या है? ध्यान रखना, मैंने बॉयज में सर्कुलर परम्यूटेशन लगा दिया, उनको अरेंज कर दिया। गैप मेथड यही बोलती है, जिसको दिक्कत नहीं उसको अरेंज कर दो, उनके बीच में गैप बनाओ। अब मैं सिंपली 5 बॉयज के बीच में ये 5 गैप बने, ओके। 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो 5c5 पांचों के पांचों गैप सेलेक्ट किए और गर्ल्स को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके। अब आप यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन वाला लॉजिक मत लगा देना, 5 - 1 फैक्टोरियल मत करना, क्योंकि अब क्वेश्चन सीधा सिंपल सेकंड केस में क्या बन रहा है कि 5 गैप है, उन 5 गैप्स में 5 गर्ल्स को अरेंज करना है। आ गया? अब वो गैप कहीं भी हो, सर्कल पे हो, लीनियर पे हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास सामने 5 गैप है, 5 गर्ल्स को अरेंज करना है, तो कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल। अब आप यहां पे 5 - 1 मत करना, गलत हो जाएगा। आप लॉजिकली सोचिए, आपने बॉयज को सर्कल पे अरेंज कर ही दिया है, अब गर्ल्स में तो क्या है, उनको साथ में नहीं आना है, तो आपने 5 के बीच में 5 गैप बनाए कि जैसे भी अरेंज करो हमेशा 5 गैप्स बनेंगे। लीनियर में 6 बनते थे, एक आगे का और एक पीछे का। सर्कुलर में क्या होगा? आखिरी और पीछे वाला एक ही हो गया देखा जाए तो वो एक गैप खत्म हो गया, पहले वाला ही गैप बचा। आप जैसे सोच लो, तो इस तरह से आपको अरेंज करना पड़ेगा। फिर अगर मैं बोलता हूं इसमें कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट alternately but a particular boy will not sit, या a particular girl will not sit with a boy। बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठे,
वही राउंड टेबल के अराउंड बैठना है। और एक पर्टिकुलर गर्ल वो एक पर्टिकुलर बॉय के साथ नहीं बैठना चाहती, उसको पता, उसने बोला यार मैं इस गधड़े के साथ नहीं बैठूंगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर बॉय बोलता है, बोले मैं इस गधड़ी के साथ नहीं बैठूंगा। मतलब आप जैसे सोचो, है ना, आप गर्ल हो तो जैसा आपको सोचना है सोचो, आप बॉय हो तो जैसा आपको सोचना है सोचो, है ना। तो एक गर्ल बोलती है इस गधड़े के साथ नहीं बैठूंगी, मैं इस पर्टिकुलर बॉय के साथ नहीं बैठूंगी, दोनों की बनती नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, और साथ ही साथ उनको बैठना कैसे है, अल्टरनेटिवली, साथ में तो कोई भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, वही बात है कि बॉयज को पहले अरेंज कर दो। तो बॉयज को सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाने कितने तरीके, 5 - 1 फैक्टोरियल। ये 5 बॉयज को हमने अरेंज किया, उसमें से मैंने एक अरेंजमेंट निकाला। अब ये बॉय है वो जिसके साथ उस पर्टिकुलर गर्ल को नहीं बैठना है, तो बॉयज को अरेंज कर दिया। अब इनको अल्टरनेटली बैठना है तो मेरे को गैप में गर्ल्स को बिठाना पड़ेगा। अब वो जो पर्टिकुलर गर्ल है वो इस बॉय के पास नहीं बैठना चाहती, वो बोली इस गधड़े के पास नहीं बैठूंगी मैं, तो वो यहां नहीं बैठेगी और यहां नहीं बैठेगी। तो उस पर्टिकुलर गर्ल के लिए कितनी जगह हो गई, 1 2 3, वो तीनों में से कहीं भी बैठ जाएगी, बैठ गई, मान लिया यहां बैठी। अब अल्टीमेटली हमारे पास वो, मान लो इन तीनों में से कहीं भी एक जगह बैठ गई, मान लो यहां बैठ गई। अब कितने गैप बचे, 1 2 3 4, 4 गैप बचे, और गर्ल्स भी कितनी है, 4। अब तो सिंपली गैप मेथड लगा दो, अब कोई सर्कुलर वर्कुलर से मतलब ही नहीं है। गैप मेथड बोलती है जितनी जगह जितने लोग अरेंजमेंट करने के उतने ही फैक्टोरियल तरीके। तो 4 गर्ल्स 4 प्लेसेस अरेंज करने के कितने तरीके, 4 फैक्टोरियल, ये हो गया काम। तो ये वो तरीके हो गए जिससे वो पर्टिकुलर बॉय और गर्ल कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ये कि ये क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर अरेंजमेंट में सिखाया था, और इसी को हम सर्कुलर परम्यूटेशन में भी देख सकते हैं। जो डिफरेंस है वो आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और क्रिएट करते हैं, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। जैसे एक क्वेश्चन और मैं बनाता हूं, ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, सारी गर्ल्स साथ में आए। तो सिंपली मैं क्या करूंगा कि सारी गर्ल्स का मैंने एक सेट बना दिया, G1 G2 G3 G4 और G5, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज। टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 6 यूनिट। 6 यूनिट को सर्कल पे अरेंज करने के 6 - 1 फैक्टोरियल तरीके। फिर ये जो यूनिट है गर्ल्स वाली, इसमें पांचों गर्ल्स को हम आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपस में अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके। ये टोटल अरेंजमेंट हो गए कि गर्ल्स और बॉयज सर्कल पे बैठे और सारी की सारी गर्ल्स साथ में आए, ठीक है। तो पहले इनको एक यूनिट मानो, कौन सी मेथड लगाई, टाई मेथड, और बाकी के साथ अरेंज करो और फिर इनको आपस में अरेंज करो, हो गया। तो इस तरह से ये एग्जांपल आप देख सकते हो। अब हम अगले एग्जांपल्स देखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर सर्कल पे मान लीजिए 20 पर्सन बैठे 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ऐसे करके सर्कल पे 20 लोग बैठे हैं, ओके। अब आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव सेलेक्ट करना है। तो यहां से मैं एक छोटा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं, ठीक है। इसका आंसर आप खुद ब खुद दे देंगे, ठीक है। देखिए कि एक सर्कल है, इसके अराउंड A B C D 4 लोग बैठे हैं। आउट ऑफ दिस 4 पर्सन हमको एक पर्सन सेलेक्ट करना है। तो कितना तरीका हो गया, या तो आप A को सिलेक्ट कर लो, है ना। याद रखो कि हम लोगों को सर्कल पे बैठा नहीं रहे, वो बैठे हुए हैं, हम उसको उठा रहे हैं, मतलब सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 4 पर्सन सर्कल पे बैठे हैं। तो अगर मैं एक सिलेक्ट करता हूं, कितने तरीके से मैं एक पर्सन सिलेक्ट कर सकता हूं, तो 4 वेज हो गए,
या तो मैं ए को सिलेक्ट करूंगा या बी को या सी को या डी को। तो अल्टीमेटली टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 4C1। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4C1। अब देखिए, अगर मैं यहां पे 4 में से 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करता हूं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब देखिए कैसे हो सकता है। ए बी एक तरीका, देखिए मैं लिखता भी जाता हूं, ए बी सी डी। अगर मैं एक एक सिलेक्ट करता हूं तो तरीका क्या हो जाएगा? 4 तरीके हो जाएंगे। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव में क्या क्या आ सकता है? ए बी आ सकता है, बी सी आ सकता है, सी आ सकता है। ए बी बी सी सी डी, सॉरी, ए बी बी सी सी डी, और क्या आ सकता है? डी ए। इस तरह से 2 कॉन्जिक्यूटिव के भी कितने तरीके हो गए? 4। अब मैं 3 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करता हूं, समझना आप मेरी बात को। ए बी सी, ए बी सी, बी सी डी, ओके, बी सी डी, सी डी ए, सी डी ए, डी ए बी, डी ए बी। आप देखिए कि सर्कल पे 4 लोग बैठे हैं, एक सिलेक्ट करने के 4 तरीके, 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने के 4 तरीके, 3 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने के कितने? 4 तरीके। अगर मैं चारों सिलेक्ट करता हूं तो एक ही तरीका है, चारों उठा लो एक ही तरीका है। तो इसका मतलब कि 4 लोग बैठे हैं, 4 से कम मैं कितने भी सिलेक्ट करूं, आउट ऑफ 4 पर्सन you will select any number of person, but that must be consecutive. So if you are selecting exactly 1 person out of 4, 2 consecutive out of 4, 3 consecutive out of 4, the total number of ways will be 4. And the same thing for 20 person. If you are selecting 1 person at a time, so total number of ways will be 20. टोटल तरीके 20 होंगे। आप 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर रहे हो, अगेन यहां पे कितने तरीके होंगे? 20। समझना, जैसे मैंने आपको यहां पे समझा के बताया है, तो 20 के केस में आप एक सिलेक्ट करो, टोटल 20 वेज, 2 करो कॉन्जिक्यूटिव 20 वेज, 3 कॉन्जिक्यूटिव के भी 20 वेज, 3 कॉन्जिक्यूटिव के भी 20 वेज, 4 कॉन्जिक्यूटिव के भी 20 वेज। ऐसे करते करते 19 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, उसके भी 20 वेज होंगे। याद रखना, 1 से लेके 19 तक, अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात की जाए तो 2 से लेके 19 तक अगर आप कॉन्जिक्यूटिव 2-2 सिलेक्ट करते हो, मतलब 2-2 नहीं, सॉरी, 2 कॉन्जिक्यूटिव, 3 कॉन्जिक्यूटिव, 4 कॉन्जिक्यूटिव, 5 कॉन्जिक्यूटिव, 10 कॉन्जिक्यूटिव, 18 कॉन्जिक्यूटिव, 19 कॉन्जिक्यूटिव तक, टोटल तरीके कितने आएंगे? 20 आएंगे। जैसे ही आप सारे के सारे सिलेक्ट करोगे एक ही तरीका आएगा, ठीक है। तो इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव आपको सिलेक्ट करना है, कितने तरीके आएंगे? 20। जैसा कि मैंने आपको यहां पे इस 4 पर्सन के एग्जांपल से सिखाया। आप 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करो तो भी 20, आप खुद ही काउंट कर लो, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8, इस तरह से 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10, इस तरह से करते हुए आप जाओगे तो टोटल वेज कितने आएंगे? सेकंड का आंसर भी कितना आएगा? 20 वेज। तो आप 2 से लेके 19 तक कितने भी कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करो, टोटल वेज आएंगे 20। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर यहां पे हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पर्सन सिलेक्ट करना है, तो अब 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव पर्सन सिलेक्ट करना है, यह थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। मतलब आपको 20 पर्सन सर्कल पे बैठे हैं, 3 सिलेक्ट करना है, और तीनों के तीनों क्या होना चाहिए? नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तीनों में से कोई 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब तीनों में से कोई 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, अब समझिएगा। अगर मैं मैन्युअली नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम बाइजेक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं?
बाइजेक्शन रूल। थर्ड, बाइजेक्शन रूल क्या बोलता है? रिक्वायर्ड वेज इक्वल्स टू टोटल माइनस अनफेवरेबल। रिक्वायर्ड वेज कितने हो गए? टोटल माइनस अनफेवरेबल। अब देखिए टोटल कितने हो गए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो टोटल तो सीधे क्या हो गए? 20C3। आप 20 में से 3 कैसे भी सिलेक्ट कर लो, तो टोटल तरीके हो गए 20C3। अब माइनस, इसमें से आपको वो तरीके हटाना है जिसमें आपने ऑल 3 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लिए हो। आपको इसमें से वो तरीके हटाना है जिसमें आपने तीनों कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर, टोटल तो ये आ गए। अब इसमें आपको वो रखना है कि आपने तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट ना किए हो। अब तीनों कॉन्जिक्यूटिव मतलब तीनों में से 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहां पे तीनों कॉन्जिक्यूटिव आ गए हो, एक तो वो तरीके हटा देते, माइनस और क्या कर देते हैं, इसमें से वो तरीके हटा देते हैं जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लस 1 डिफरेंट। 2 कॉन्जिक्यूटिव और 1 पर्सन अलग। कौन कौन से हटाएंगे? तीनों कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लियो। और कौन से हटाएंगे कि 2 कॉन्जिक्यूटिव और 1 अलग, ठीक है? ये दोनों तरीके केसेस हम इसमें से हटा देंगे, तो जो रिक्वायर्ड वेज बचेंगे उसमें कोई भी 2 पर्सन कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, है ना? 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव। इसमें आप ये ध्यान रखना कि 3 नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब कोई 2 भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं चलेगा, याद रखना। तो ये और ये दोनों केसेस में हटा देता हूं। तो टोटल में से तीनों कॉन्जिक्यूटिव, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, अभी आपको मैंने सिखाया। 20C3 3 कॉन्जिक्यूटिव अगर सिलेक्ट किए हैं मैंने तो उसके तरीके क्या है? 20, तो ये 20 सीधे हटा दिया। आपको सोचना इसके लिए पड़ेगा 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 डिफरेंट। अब देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 डिफरेंट वाला केस हम कैसे सोचेंगे? इसमें आपको क्या करना है, वो तरीके हटा देना जिसमें आपने 2 तो सिलेक्ट कर लिया हो कॉन्जिक्यूटिव। क्या हटाना है? जिसमें आपने 2 सिलेक्ट कर लिए हो कॉन्जिक्यूटिव और 1 अलग। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह से इसमें एक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब आप सोचिए कि जब मेरे को यहां पे 20 लोग बैठे हैं, 3 लोग सिलेक्ट करना है, उसमें से 1 अलग और 2 कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि पहले तो मैं ये करता हूं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है? मान लीजिए कि मैंने ये 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लिए मैंने, तो अब आप सोचो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव में 1 2 सिलेक्ट किए मैंने, ऐसे मेरे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करने के 20 केसेस बनेंगे। तो इसका मतलब मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव पहले सिलेक्ट कर लेता हूं, तो उसके तरीके हो गए 20। अब 20 में से मैंने एक आपको समझाने के लिए केस उठाया कि मान लो मैंने 1 2 सिलेक्ट किया, तो अब एक अलग सिलेक्ट करना है। तो वो अलग कौन कौन सा नहीं कर सकता मैं? 20 और 3 नहीं कर सकता। अब मैं 4 से लेके 19 तक, 4 से लेके 19 तक किसी को भी सिलेक्ट कर लूं। अगर मैंने 1 2 सिलेक्ट किया है तो 4 से लेके 19 तक किसी को भी सिलेक्ट कर लूं, वो एक डिफरेंट ही माना जाएगा। आ गया? तो इसलिए कितने तरीके हो गए? 20 - 4 16। 20 में से कितने? 4 चले गए, ठीक है? तो कितना हो गया? 16 C1। अब जैसे मैंने 1 2 सिलेक्ट किया, अगर मैं 3 2 3 करता तो किस किस को नहीं करता? 20 और 4 को नहीं करता। तो फिर मेरे पास
जो एक डिफरेंट वाली बात आती तो उसके लिए 5 से लेके 19 तक की कंडीशंस थी, अगेन वो 16 कंडीशन होगी। तो सिंपली आप इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल में से 3 कॉन्जिक्यूटिव और 2 कॉन्जिक्यूटिव, एक डिफरेंट। बस यहां पे ध्यान रखना है कि पहले आप इसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट कर लो। तो मैंने 2 कॉन्जिक्यूटिव के तरीके कितने निकाले, 20। उन 20 में से आपको समझाने के लिए मैंने एक तरीका उठाया, 1 2 लिया मैंने। तो मैं क्या क्या नहीं ले सकता, 20 और 3 नहीं ले सकता। तो मेरे पास जो एक डिफरेंट सिलेक्ट करने के तरीके कितने बचे, 4 से 19, 16 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लूंगा। तो इस 20C3 में से ये हटा दूंगा, तो बचे हुए तरीके में जो भी अपने पास तरीके आएंगे उसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन सिलेक्ट नहीं होंगे। ओके, आ गया समझ में? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पे ध्यान रखना कि हमने सर्कल पे अरेंज ही नहीं किया है, सर्कल पे से सिलेक्शन किया है। क्लियर? हमने पहले सिलेक्शन ऐसे नॉर्मली भी किया था, अब हमने सर्कल पे अरेंज भी किया, अब हमने सर्कल पे से सिलेक्ट भी किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, यहां पे जो मैंने लॉजिक यूज किया है इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो कि ऑलरेडी आईआईटी में पूछा हुआ है और भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है, इवन एनडीए में भी पूछा हुआ है अभी रिसेंटली 2021 में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझिए। इसने बोला एक पॉलीगॉन है हैविंग 12 साइड्स। देखो पॉलीगॉन को मैं सर्कल पे ड्रॉ करता हूं तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब पॉलीगॉन 12 साइड्स है तो 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये 12, ये 11, ये 10, इस तरह से 12 साइड्स हैं। अब पॉलीगॉन में जितनी साइड्स होती है उतने ही वर्टाइसेस होते हैं। तो देखिए यहां पे कितनी साइड्स है, 12 साइड्स है, तो यहां पे 12 वर्टेक्स, जितनी साइड्स उतने ही वर्टेक्स। तो अल्टीमेटली आप क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड कीजिए। कंसीडर अ पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड्स, 12 साइड्स मतलब उसके 12 वर्टाइसेस होंगे। तो 12 साइड्स और 12 वर्टाइसेस हैं। हाउ मेनी हेक्सागॉन, इस पॉलीगॉन के वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हुए कितने हेक्सागॉन मैं बना सकता हूं। ठीक है, हाउ मेनी हेक्सागॉन कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगॉन। इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करके मैं कितने हेक्सागॉन बना सकता हूं। बट शर्त क्या है कि हेक्सागॉन की और पॉलीगॉन की साइड सेम नहीं होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि मान लो ये साइड पॉलीगॉन की है तो ये हेक्सागॉन की नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि पॉलीगॉन की साइड हेक्सागॉन की साइड नहीं होगी। ऐसा तब होगा जब आप यहां से वर्टाइस से सिलेक्ट करेंगे और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। अल्टीमेटली उसने इस बात को छुपा रखा है इस स्टेटमेंट में। किस स्टेटमेंट में? कि नन ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इज ऑल्सो द साइड ऑफ हेक्सागॉन। इसमें उसने ये बात छुपाई है कि आपको यहां पे 12 वर्टाइसेस में से 6 वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है और उसमें से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। यह बात उसने यहां छुपाई है और ये हमको यहीं से समझना है। तो अब अल्टीमेटली हमने क्वेश्चन को पूरी तरह से बिखेर दिया, पूरी तरह से डिकोड कर लिया कि 12 पॉइंट से सर्कल पे उसमें से हमको 6 पॉइंट सेलेक्ट करना है और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली ये बात हो गई। ठीक है, अब आप इसको समझना कि 12 पॉइंट है, 6 सिलेक्ट करना है, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं क्या तरीका यूज करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे एक पॉइंट तो सिलेक्ट कर ही लेता हूं। मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये 1 सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे मैंने एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया फर्स्ट वाला, ऐसे में सेकंड भी कर सकता हूं, थर्ड भी कर सकता हूं, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। ऐसा करने के मेरे पास 12 ऑप्शन है, 12C1 कोई भी एक मैं सिलेक्ट करता हूं। इन 12C1 केसेस में से
मैं एक केस आपको समझाने के लिए लेता हूं जिसमें मैंने 1 सेलेक्ट किया। अब मैंने जब 1 सेलेक्ट किया तो बाकी के वर्टाइसेस में जब सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मैं 12 और 2 को सिलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगला जब करने जाऊंगा या आगे के करने जाऊंगा तो 12 और 2 को सिलेक्ट नहीं करूंगा। अब मैं 3 से लेके 11 से 3 to 11 कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं। आ गया 3 to 11। अब 3 से 11 में हम कोई भी 5 सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि 5 के 5 कॉन्जिक्यूटिव ना हो। और ऐसा करने के लिए मैं इसको यहां से थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूं। ये यहां से कट कर दिया और यहां से भी क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। कट कर दिया 3 से 11 तक कट कर दिया। ये 3 से 11 तक कट कर दिया। ये 3 से 11 तक कट कर दिया। ये 11। अब आप सोचो कि राजधानी एक्सप्रेस, नाउ थिंक अबाउट राजधानी एक्सप्रेस। 10 स्टेशन पे ट्रेन रोकना थी, सॉरी 10 में से 4 स्टेशन पे ट्रेन रोकनी थी। चारों के चारों क्या होना चाहिए, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो वहां मैंने गैप मेथड लगाई थी, आप याद कीजिए। 10 स्टेशंस दिल्ली से बॉम्बे के बीच में थे, या जो भी सिटीज हम लेते हैं, उन 10 स्टेशंस में से 4 पे मेरे को ट्रेन रोकनी थी और चारों के चारों नॉन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। आप वो कॉन्सेप्ट याद कीजिए जब मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताया था और कुछ बेसिक प्रॉब्लम करवाए थे। उसमें मैंने कुछ बेंचमार्क आपको बताया था कि ये मैं आगे यूज करूंगा। एक क्रिकेटर वाला प्रॉब्लम, राजधानी एक्सप्रेस, बॉयज गर्ल्स वाला प्रॉब्लम, तो मैंने बोला था कि बेंचमार्क की तरह यूज करूंगा। अब वो दिन आ गया है, वो पल आ गया है जब हम राजधानी एक्सप्रेस का यूज इस प्रॉब्लम में करेंगे। अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या हो गया कि 3 से लेके 11 तक, 3 से लेके 11 तक हमारे पास 9 स्टेशन है। कितने स्टेशन है देखा जाए तो 9। अब आप इस प्रॉब्लम को वहां जाके सोचो। 9 स्टेशन में से 5 पे ट्रेन रोकनी है। 9 स्टेशन से 5 पे ट्रेन रोकनी है और कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। अब सीधे राजधानी एक्सप्रेस पे चला गया। तो क्या तरीका हमने लगाया था, 3 to 11 टोटल 9 वर्टाइसेस आर देयर। अब इन 9 में से कितनों पे ट्रेन रोकनी है, अब वो राजधानी एक्सप्रेस याद करो। 9 में से 5 पे ट्रेन रोकनी है, तो हम क्या करते थे याद करो। 9 में से 5 पे ट्रेन रोकनी है, कितने बचे, 4। 9 में से 5 पे ट्रेन रोकनी, कितने बचे, 4। ठीक है, और 4 बचे। अब इन 4 में से देखो कैसे, 9 मेरे पास बचे वर्टाइसेस, इसमें से मेरे को ट्रेन कितने पे रोकनी है, 5 पे रोकनी है। तो कितने बचे, 9 में से 5 पे रोकनी है तो 5 हटा दिए, कितने बचे, 4। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 4 बचे। 5 पे रोकनी है, 4 स्टेशन बचे। अब मैं क्या करूंगा, इन स्टेशन के बीच में, इन स्टेशन के बीच में गैप बनाऊंगा। कितने गैप बने, 5 गैप बने। इन 5 गैप में 5 स्टेशन को रख दूंगा। इन 5 गैप्स में 5 स्टेशन को रख दूंगा। ठीक है, तो जितने तरीके से मैं ये 5 स्टेशन रख सकता हूं, उतने तरीके से मैं यहां पे नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूं। आप सोचिए 3 से 11 कितने, 9 वर्टाइसेस, और 9 में से कितनों पे रोकनी है ट्रेन, 5 स्टेशन पे, मतलब 5 सेलेक्ट करना है। 9 - 5 4, 4 के बीच में गैप्स कितने बने, 5 गैप्स बने। और इन 5 में से कितने पे ट्रेन रोकनी है, 5 पे ही रोकनी है। आ गया, तो जितने तरीके से मैं ये 5 गैप सिलेक्ट कर सकता हूं, उतने तरीके से मैं यहां पे क्या कर सकता हूं,
5 वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकता हूं और पांचों के पांचों क्या होंगे, नॉन कॉन्जिक्यूटिव होंगे। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अगर फील लेना है तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे स्टेशन बढ़ा देता हूं, स्टेशन कर देता हूं मैं 15, है ना, कोई खास बात नहीं है, तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। तो ये 15 किया तो ये कौन सा आ गया, ये 15 और ये 14, मतलब मैंने नंबर ऑफ स्टेशन बढ़ा दिए, पॉलीगॉन में 12 की जगह 15 वर्टाइसेस कर दिए, ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा। सब कुछ हो के वही है, कोई कुछ चेंज नहीं है। तो अब देखिए हमारे पास कितने बचे, वही हमने 12C1 15C1 कर दिया। यहां पे जैसे मैंने केवल नंबर बदल रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, वो इसलिए बदल रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए। वर्टेक्स ज्यादा रहेंगे तो आपको फील करना इजी रहेगा। एक सिलेक्ट कर लिया तो 15C1, बाकी मैं 2 और 15 नहीं कर सकता, तो 3 से लेके कितना हो गया मेरे पास 14, टोटल कितने हो गए 11, नंबर बढ़ा लिए मैंने बस। 3 से लेके 14 कितने हो गए 12, 12 वर्टाइसेस हो गए। ठीक है, अब मेरे को सिलेक्ट कितने करना है, अब 12 वर्टाइसेस में से वही बात है, राजधानी एक्सप्रेस वाला हम खेल यूज कर रहे हैं, तो 12, बस मैं नंबर बदल रहा हूं, बाकी सब कॉन्सेप्ट होके वही है। 12 में से कितनों पे ट्रेन रोकनी है, 5 पे। राजधानी एक्सप्रेस से कंपेयर करें, 5 वर्टाइसेस सिलेक्ट करना है नॉन कॉन्जिक्यूटिव, या 5 स्टेशन पे ट्रेन रोकनी है जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। तो 12 - 5 किया, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो अब यहां पे क्या किया, 7 स्टेशन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बीच में गैप कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स बनेंगे। इन 8 गैप्स में जितने तरीके से आप 5 स्टेशन रख सकते हो, उतने तरीके से आप यहां पे 12 में से 5 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सोच के देखो, वही राजधानी एक्सप्रेस है, गैप मेथड, कि 12 में से मेरे को 5 नॉन कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करना है, मतलब 12 स्टेशन में से 5 पे ट्रेन रोकनी है जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो 12 - 5 7 आया, 7 के बीच में 8 गैप्स बने, और इन 8 गैप्स में से कितने सिलेक्ट करूंगा 5। जितने तरीके से 8 में से 5 गैप सिलेक्ट कर सकता हूं, उतने तरीके से स्टेशन मैं यहां पे रख सकता हूं। जो भी 5 गैप सिलेक्ट हो गए, मान लिया ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, आप काउंट करो कितने वर्टेक्स। एक तो अपन ने पहले ही कर लिया, 2 और 15 कर नहीं सकते, बचे कितने देखो, 1 2 3, सॉरी जो गैप यूज नहीं हुआ उसको हटा दिया, 1 2 3 4 5, ये गैप यूज नहीं हुआ, 6 7 8 9 10 11 12, 12 स्टेशन आ गए। और ये जो मैंने नीचे वाली जो डंडियां बनाई है, ये क्या है, ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो ऐसे आप 8 में से कोई भी 5 गैप सिलेक्ट कर लीजिए, हर बार आप क्या पाएंगे कि 5 आपके वर्टेक्स सिलेक्ट हो जाएंगे और कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। अब देखिए यहां पे मान लीजिए कि मैं आपको एक बात और बता देता हूं, 15C1 8C5 आपको लग रहा है कि हमारा काम हो गया। अब आप एक छोटी सी बात को समझना, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा काम डन हो गया है, बस अब हमको यह चेक करना है कि यहां पे केसेस रिपीट तो नहीं हो रहे, यह भी दिक्कत है। देखो कैसे, मैंने एक सिलेक्ट किया 1, मैंने एक सिलेक्ट किया 1, एक किया 3, फिर एक किया 5 1 3, एक मैंने 5 किया, एक मैंने 9 सेलेक्ट किया, ठीक है, एक मैंने 11 सेलेक्ट किया, 1 3 5 9 11, और एक मैंने 13 सेलेक्ट किया। कौन कौन से वर्टाइसेस सेलेक्ट किए, 1 3 5 9 11 13। अब आप सोचो कि पहले मैंने 1 ऑलरेडी सेलेक्ट कर ही लिया है, और ये जो राजधानी एक्सप्रेस वाला लॉजिक है, इससे मैंने 3 5 9 11 13 सेलेक्ट किए।
अब आप सोचना कि अगर मैं ये 15C1 से 1 की जगह अगर क्या सिलेक्ट करता 3, अभी मैंने 1 सिलेक्ट किया 15C1 से, 1 की जगह अगर मैं 3 सिलेक्ट करता, ये 3 सिलेक्ट करता, तो मैं ये कहां बनाता 2 से 4, तो राजधानी एक्सप्रेस चलाता मैं 1 से लेके, मतलब ये 5 से लेके इधर 1 तक आ गया। अब जब राजधानी एक्सप्रेस चलाता था उससे मान लो मैंने कौन कौन से सिलेक्ट किए होते, 1, 5, 9, 11, 13। आप देखो कि ये राजधानी एक्सप्रेस अभी मैंने चलाई, जो वर्टेक्स यहां सिलेक्ट किए थे यही सिलेक्ट हो गए, वापस से रिपीट हुआ अभी। और आप देखिए कि जो 15C1 किया इससे मैंने 1 की जगह 3 किया, 3 की जगह मान लो 5 करता। अब 5 करने के बाद, अब 5 करता तो कौन सा नहीं करता आप सोचो, 4 और 6 नहीं करता, 4 6 पे कट लगाता, 7 से लेके वापस 3 तक मेरे पास वही राजधानी एक्सप्रेस चलाता, और चलाता तो मान लिया कौन कौन सा सिलेक्ट करता, 1, 3, 9, 11, 13 कर सकता था ये सारे। वापस से देखो यही कहानी रिपीट हो रही है। फिर से देखो 15C1 से 5 की जगह 9 सिलेक्ट करता, अब आप मेरी बात समझ चुके हो, और 9 सिलेक्ट करता तो 9 के पहले 8 और 9 के बाद 10, तो 8, 9, 10 को छोड़ के 11 से लेके 7 तक फिर राजधानी एक्सप्रेस चलाता, और क्या क्या सिलेक्ट करता, 1, 3, 5, 11, 13। फिर से वही बात रिपीट हो रही है। 9 की जगह मैं 11 सिलेक्ट करता, 9 की जगह क्या सिलेक्ट करता 11, तो 11 सिलेक्ट करता तो कौन सा नहीं करता, 11 के पहले 10 और 11 के बाद 12, 11 के पहले 10 और 11 के बाद 12। ओके, तो 9 आप सोचो कि अगर आपने 11 सिलेक्ट किया तो उधर कौन बाहर हो गया 10 और इधर 12 बाहर हो गया, तो 13 से लेके कहां तक 9 तक, 13 से लेके 9 तक फिर से राजधानी एक्सप्रेस चलाई, और 1, 3, 5 और क्या सिलेक्ट कर लिया 13 और 9। ये अगेन देखिए यही 5, यही 6 वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहे हैं। वापस से देखिए अगर 15C1 से मैं 11 की जगह 13 सिलेक्ट करता, 11 की जगह क्या सिलेक्ट करता 13, अब जब 13 करता तो कौन कौन सा हटाना पड़ता 14 और 12। 13 अगर सिलेक्ट करता तो एक तो 14 हटाता और इधर से 12 हटाता, तो 11 से लेकर 15 तक वापस से मैं क्या चलाता राजधानी एक्सप्रेस, और क्या सिलेक्ट करता 1, 3, 5, 11, 9। आप देखिए कि ये जो 6 केस है वो एक ही माया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मैंने केसेस बनाए हैं, हर बार जो भी मैं यहां पे कॉम्बिनेशन उठाऊंगा उसके कितने केस बन रहे हैं 6 केस बन रहे हैं, तो इसलिए मेरे को आंसर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 6 से। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 15C1 इंटू 8C5/6। क्या आएगा 15C1 इंटू 8C5/6, क्योंकि जब मैं हेक्सागोन बना रहा हूं तो ये जो केस मैंने यहां पे आपको बताया कि हर केस कितनी बार रिपीट हो रहा है 6 बार इसमें, तो इसलिए इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसीलिए ये क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। आईआईटी एडवांस में आया हुआ है, और एनडीए 2021 सेकेंड अभी जो 14 नवंबर को हुई थी उसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा और इस लॉजिक को अच्छे से समझिएगा। मैंने आपको इसीलिए हर जगह बेंचमार्क बनवाया है, और ये जो गैप मेथड वाला लॉजिक मैंने आपको अभी बताया ऑलरेडी मैंने राजधानी एक्सप्रेस में आपको सिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये सर्कुलर परम्यूटेशन में हम टॉप टू बॉटम चले गए। अब सर्कुलर परम्यूटेशन में हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर रिपीटेशन होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए सर्कुलर परम्यूटेशन में। इसके लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाता हूं, तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहां पे आप एक बात याद रखिएगा कि टेररिज्म जो वर्ड है इसमें आर 3 है, तो थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि जो आर है यहां पे तीनों आर अलग अलग है। जब अपन इसको अरेंज करते हैं
ठीक है, अदरवाइज अरेंज करने में हमको प्रॉब्लम आएगी। तो तीनों आर को हम डिफरेंट मानते हैं, फिर बाद में हम जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यही हमने किया है अल्टीमेटली। जो मैंने आपको टोटल पॉसिबल वो वाली कंडीशन सिखाई थी ना कि परमुटेशन कितने बनेंगे अगर आप ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में अरेंज करते हैं तो हम सबको अलग मानते हैं, फिर जो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यही लॉजिक हम यहां लगाएंगे। तो टेररिज्म को जब मैं अरेंज करूंगा तो थोड़ी देर के लिए तीनों आर को मैं क्या मान लूंगा, अलग अलग, बाकी तो है ही। तो टोटल लेटर्स कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9। तो 9 - 1 फैक्टोरियल और आर कितने हैं 3, तो किससे डिवाइड कर दूंगा 3 फैक्टोरियल से। जो जितनी बार रिपीट हो रहा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड, तो सीधे कितना आ गया 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये जो रिपीटेशन वाली बात है वो आप याद रखिएगा कि सर्कुलर में भी वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो कि जब पहले आप सर्कुलर में अरेंज कर रहे हैं तो तीनों आर को अलग अलग लीजिए, फिर फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि वो आर कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। ओके, तो इस तरह से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन आ जाएंगे। तो वो जो रिपीटेशन वाली कंडीशन है वो यहां भी बन सकती है, आप इस तरह से उसको हैंडल कीजिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर परम्यूटेशन। सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए। अब हम एटलीस्ट एटमोस्ट की तरफ चलते हैं, फ्रूट्स और नंबर्स वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक है, चलिए।